हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और निरंतर आपकी कक्षाएं चल रही हैं। और लास्ट हम एक टॉपिक कवर कर रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आइसोस्टेसी या समस्थिति किस प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान या जो सागरीय मैदान होते हैं उनमें देखी जाती हैं। और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि एक मत हमने एरी का था और एक मत प्राट का पढ़ा था। तो एरी का जो कॉन्सेप्ट था वो एरी का कॉन्सेप्ट ऊंचाई के संदर्भ में था। और एरी ने ये बात कही थी कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसकी गहराई भी उतनी ही होगी। यानी कि एरी का मत ऊंचाई के संदर्भ में था। ऊंचाई की बात एरी ने की थी और ठीक उसी प्रकार उसका संबंध उन्होंने गहराई से रखा। जो भाग जितना ऊंचा वह भाग उतनी ही गहराई में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर प्राट का मत पड़ा था। वहाँ प्राट के मत में हमने देखा था कि प्राट ने ये बात कही कि पर्वत का जो घनत्व होता है वो पठारों से कम होता है। पठारों का घनत्व जो होता है वो आपके मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व जो होता है वो समुद्री सागरीय तलों से कम। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से पर्वतों का घनत्व पठार के घनत्व से कम होता है, पठारों का घनत्व मैदानों के घनत्व से कम होता है और अंततः फिर मैदानों का घनत्व सागरीय मैदान जो होते हैं उनसे कम देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने डेंसिटी की चर्चा की। प्राट का जो मत था, प्राट का जो एविडेंस था उसमें डेंसिटी की चर्चा होती है। डेंसिटी की बात करते हैं प्राट महोदय और ये कहते हैं कि डेंसिटी होने के साथ साथ गहराई के साथ साथ एक ऐसा तल पाया जाता है जहाँ आकर वह सभी भाग एक समान घनत्व के या एक समान रेखा पर आकर समाप्त हो जाते हैं या समान उनकी आकृति देखने को मिलती है, जिसको उन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा था। कि क्षतिपूर्ति तल पर आकर लो लेवल ऑफ कंपनसेशन पर आकर ये सभी आकृतियाँ, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सागरीय मैदान हो, ये सभी आकर संतुलित हो जाती है। जबकि एरी के मत में हमने ये चर्चा की थी कि पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही नीचे इसका भाग भी होगा। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो बता रहे थे, एरी महोदय ने बताया था कि हमें जो भाग ऊपर दिखाई देता है, जो समुद्र तल से भाग हमें ऊपर दिखाई देता है, उसका 9/10 हिस्सा जो होता है, 9/10 जो पार्ट होता है वो कहाँ होता है? धरातल के नीचे। या यूँ कह सकते हैं कि जो समुद्री तल होता है, जो समुद्र का तल होता है उसके नीचे होता है। जबकि 1/10 भाग जो होता है, 1/10 भाग जो होता है वो धरातल के ऊपर दिखाई देता है, धरातल के ऊपर दिखाई देता है। ऐसा किसका कहना था? ऐसा एरी का मत था। एरी का मत ये दो मतों पर वैरी कर रहा था। जबकि प्राट का मत ये था, प्राट का ये कहना था कि जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है तो उसका घनत्व पठारों से कम होगा। ठीक है, पठार का घनत्व जो होगा वो मैदानों से कम होगा और मैदानों का जो घनत्व होगा वो आपके सागरीय मैदानों से कम होगा। ऐसा कहना था प्राट का। और ये कहते हैं कि उस एक तल पर आने के बाद, जैसे ये अलग अलग इनकी ऊंचाई है, अलग अलग इनका घनत्व है, लेकिन एक तल पर आने के बाद वो इसको नाम देते हैं क्षतिपूर्ति तल। क्या नाम देते हैं? क्षतिपूर्ति तल। इस क्षतिपूर्ति तल पर आकर सभी जो पर्वत, पठार, मैदान है वो सब एक लेवल में आ जाते हैं। तो उसको नाम दिया था उन्होंने लेवल ऑफ कंपनसेशन, यानी कि क्षतिपूर्ति तल का नाम दिया था। तो लास्ट क्लास में हमारी इस पर चर्चा हुई थी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आप देख लीजिए, यही हमने लास्ट वाले जो सेशन था हमारा उसमें हमने पढ़ा था। अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब एक दो मत और प्रचलित है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बात करते हैं, दो मत हमें देखने को मिलते हैं।
एक मत देखने को मिलता है हैफोर्ड और बोवी का मत। ठीक है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं ये, और इन दोनों ने अपनी अलग अलग बातें कही। हालांकि इनका मत एरी के मत से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, एरी के मत से इनका मत काफ़ी मिलता जुलता है, पर चूंकि ये जो हैफोर्ड है, पहले हम हैफोर्ड की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बोवी की। ठीक है, तो देखिए हैफोर्ड की बात करते हैं कि हैफोर्ड क्या मत देते हैं। हैफोर्ड, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, हैफोर्ड इंग्लिश में लिखेंगे हैफोर्ड। और देखिए हैफोर्ड एक्चुअली इनका जो मत रहा वो गुरुत्वीय विसंगति को लेकर था। गुरुत्वीय विसंगति, गुरुत्वीय विसंगति यानी कि ग्रेविटी अनोमली, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विसंगति को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटी अनोमली से संबंध इनका रहता है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारी पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, ये सामान्य हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, ये हम जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारी जो पृथ्वी का शेप है, वो हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है, ज्यूएड शेप है। हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है, ज्यूएड शेप है, जो ये बताता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर कम रहता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। और शायद यही कारण है कि जो अधिक ऊंचे भाग हैं, ठीक है, यानी कि जो ऊंचे भूभाग है, जो ऊंचे भूभाग हैं, उनमें गुरुत्वीय बल जो होता है वो कम देखने को मिलता है। गुरुत्वीय बल जो होता है वो कम होता है। और जो भाग भूमध्य रेखा के बिल्कुल स्पर्श करता हुआ होता है, या जिनकी ऊंचाई भूमध्य रेखा से कम होती है, वहाँ गुरुत्वीय बल क्या होता है, कम होता है। वहाँ गुरुत्वीय बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि जो भूमध्य रेखा के निकट होगा, जो भूमध्य रेखा के निकट होगा, वहाँ पर बल कौन सा, गुरुत्वीय बल अधिक होगा। और जो भूमध्य रेखा की ऊंचाई में होंगे, वहाँ गुरुत्वीय बल क्या होगा, कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऊंचे भूभागों में जो गुरुत्वीय बल होता है वो कैसा होता है, वो कम होता है। और कम क्यों होता है, क्योंकि वो भाग भूमध्य रेखा से या धरातल के उस बिंदु से कहीं अधिक होते हैं, कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनका जो मैटर है, अब उस मैटर की हम बात कर लेते हैं कि ये बात क्या कहते हैं। हालांकि ये गुरुत्वीय विसंगति की बात करते हैं कि ये विसंगति क्यों पाई जाती है इसके बारे में, लेकिन हमें सिर्फ सिंपल से वे में समझना है कि ऐसा हैफोर्ड ने क्या बात कही। देखिए नोट कीजिए, हैफोर्ड के जो अनुसार हम बात करें तो हैफोर्ड के अनुसार ये कहते हैं कि भूपृष्ठ के नीचे भिन्न भिन्न घनत्व के भाग उपस्थित हैं। ये कहते हैं भूपृष्ठ पर भिन्न भिन्न घनत्व के भाग स्थित है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान ये हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे कहते हैं उपस्थित हैं। गहराई पर एक ऐसा तल आता है जिसके ऊपर तो घनत्व में अंतर आता है। ठीक है,
गहराई में एक ऐसा तल आता है, गहराई में एक ऐसा तल आता है, ऐसा तल आता है, गहराई में एक ऐसा तल आता है जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहाँ पर घनत्व में अंतर पाया जाता है, जहाँ पर घनत्व में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो घनत्व में अंतर स्वाभाविक है, घनत्व में अंतर होगा ही, क्योंकि घनत्व में अंतर इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि हर भूपृष्ठ पर हर जो वस्तु है वो अलग अलग है। ठीक है, फिर कहते हैं परंतु नीचे की ओर जो घनत्व होता है वो सर्वत्र बराबर होता है, वो सर्वत्र बराबर होता है। क्लियर हो गया? परंतु नीचे की ओर घनत्व सर्वत्र कैसा रहता है? बराबर रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। जो भूभाग ऊपर की ओर है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल देखें, पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो पर्वत पठार मैदानों की ऊंचाई अलग अलग होगी, जर्नल फॉर्म है, ऊंचाई में भिन्नता है। क्लियर? ऊंचाई में भिन्नता है, तो ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण घनत्व में भी अंतर होगा, ये जनरल फैक्टर है। फिर आगे कहता है परंतु नीचे की ओर जो इसका सरफेस भाग है वहाँ की ओर इनका जो घनत्व होता है वो सर्वत्र कैसा रहता है? बराबर होता है। और जिस प्रकार से प्राट महोदय जो ये मानते हैं कि एक ऐसा भाग होता है या एक ऐसा तल होता है, वहाँ आके ये सब जो चीज़ें हैं वो सब बराबर हो जाती है। उसको जो आपके हैफोर्ड महोदय हैं वो इसको कहते हैं समतोल तल, है ना। हैफोर्ड ने जो नाम दिया है, हैफोर्ड इसको नाम देते हैं समतोल तल। समतोल तल, ध्यान रखना, समतोल तल होता है जहां आकर सभी स्तंभ है ना या भूभाग, ठीक है, क्या हो जाते हैं? सर्वत्र बराबर हो जाते हैं। सर्वत्र कैसे हो जाते हैं? ये बराबर हो जाते हैं। तो समतोल तल एक ऐसा तल होता है जहां आकर सभी स्तंभ, ध्यान रखिएगा, सभी स्तंभ कैसे होते हैं? सर्वत्र बराबर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि समतोल तल क्या है। तो समतोल तल का जो कॉन्सेप्ट है, समतोल तल का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? हैफोर्ड देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हैफोर्ड ये कहते हैं कि समतोल तल एक ऐसा तल होता है जहां पर सभी स्तंभ, सभी भूभाग एक घनत्व के अनुरूप सर्वत्र बराबर हो जाते हैं। यही बात आपको ध्यान होगा, यही बात प्राट महोदय भी कहते हैं। ठीक है, यही बात प्राट महोदय भी कहते हैं। वो भी इसी बात की बात करते हैं, वो क्षतिपूर्ति तल कहते हैं। क्या कहते हैं वे क्षतिपूर्ति तल की बात करते हैं कि एक ऐसा क्षतिपूर्ति तल होता है जहां आकर सभी चीज़ें जो है वो समान हो जाती हैं। ठीक है, और इस तल के ऊपर आगे ले सकते हैं, इस तल के ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी, ठीक है, इस तल लिखना है, इस तल के ऊपर ऊंचाई व घनत्व में
व्युत्क्रम, या यूँ कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, है ना, व्युत्क्रम पाया जाता है। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी उसी के अनुपात में वैसे वैसे घनत्व कम होता जाएगा। ठीक है, ये ऊंचाई का कॉन्सेप्ट हो गया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे घनत्व कम होता जाएगा। ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का कॉन्सेप्ट हो गया। ये व्युत्क्रम का ये जो व्युत्क्रमानुपात होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, वो हमें देखने को मिलता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ घनत्व में कमी आती जाएगी। जो कॉन्सेप्ट आपको प्राट महोदय ने भी दिया था, उन्होंने बताया था प्राट महोदय ने कि पर्वतों का जो घनत्व है वो पठार से कम, पठारों का घनत्व मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व सागरीय मैदान से कम पाया जाता है। तो यहाँ हैफोर्ड भी यही बात करते हैं। अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोवी की बात करते हैं। बोवी की विचारधारा भी लगभग वैसी मिलती जुलती है। बोवी का कोई विशेष ऐसा योगदान नहीं रहा और ये समतल मैदान की बात करते हैं बोवी। ठीक है, तो एक लाइन है इनके लिए इम्पोर्टेंट बोवी के लिए, तो वो लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसी के साथ में थे बोवी भी, तो यहाँ लिख लेते हैं। ये बोवी का मैटर कंसेप्ट था। और बोवी क्या बात कहते हैं। ठीक है, ये तो नोट कर ही लिया है आपने, इसको हटा देते हैं। देखिए, बोवी का जो कॉन्सेप्ट है, बोवी कहते हैं कि समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, बोवी का एक कॉन्सेप्ट है। ये कुछ अलग बात करते हैं, कहते हैं समान द्रव्यमान वाले भाग के नीचे समान द्रव्यमान। ये बात समझ में आ रही है आपके? समान द्रव्यमान का मतलब, समान द्रव्यमान के बारे में मतलब ये हो गया, जैसे मान लेते हैं कोई पर्वत है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हिमालय। ठीक है, और एक हमने पर्वत ले लिया एंडीज। यदि इन दोनों का द्रव्यमान मतलब इनका मास, यदि इनका मास बराबर होता है तो इनके नीचे का जो भार होगा, यानी कि जो इनका वेट होगा, वो वेट भी कैसा रहेगा? समान होगा। क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये क्या कहते हैं बोवी? बोवी कहते हैं कि समान द्रव्यमान वाले भाग के नीचे का जो भार होगा, जो वेट होगा, वो भी कैसा रहेगा? समान रहेगा। इक्वल मास अंडर इक्वल सरफेस एरिया। ठीक है, द्रव्यमान देखिए कैसा है, मास कैसा है, इक्वल है, तो वेट भी कैसा होगा? समान होगा। वेट भी कैसा होगा? समान। जैसे मैंने कहा कि हिमालय और एंडीज दोनों क्या है? ये दोनों पर्वत है, और इनका द्रव्यमान कैसा है? मान लेते हैं कि बराबर है। इनका द्रव्यमान कैसा है? बराबर है। तो इन द सेंस इनके नीचे का भाग, नीचे वाला जो भाग होगा, उसका जो वेट होगा, यानी उसका जो भार होगा, वो भी कैसा होगा? वो भी बराबर या समान होगा। बराबर होगा या फिर कैसा होगा? समान होगा। क्लियर? ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको इसका बता दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका प्राट और
प्राट के बाद हैफोर्ड और बोवी का मत, हैफोर्ड और बोवी का मत हो गया। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन्होंने जो बात कही, इनका जो मैटर रहा, इनका मैटर प्राट और एरी के मैटर से थोड़ा सा भिन्न था, पर चूंकि ये हैफोर्ड जो अपना मत देते हैं ये ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी अनोमली के आधार पर अपने मैटर को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अन्य बात, हिस्केनन। ठीक है, एक अन्य मैटर है हिस्केनन की बात करते हैं कि हिस्केनन ने क्या बात कही। देखिए, हिस्केनन संपूर्ण रूप से प्राट के मत से सहयोगी था, यानी प्राट ने जो मत दिया है उसका बिल्कुल ये समर्थक था, या यूँ कह सकते हैं प्राट के मत को ये मानता है कि वास्तविकता में ऐसा ही हुआ होगा। क्लियर? चलिए, तो हिस्केनन, ठीक है, अन्य जो व्यक्ति हैं उनका नाम है हिस्केनन, और इन्होंने अपना मत दिया 1933 में। समस्थिति को लेकर इन्होंने अपना मत दिया। और हिस्केनन क्या बात कहते हैं? हिस्केनन कहते हैं कि इन्होंने दोनों के मत, प्राट और एरी के मत को लगभग मिला दिया। ठीक है, और ये भी ऑलमोस्ट वही बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि अधिक ऊंचे भूभाग का घनत्व कम। ये भी क्या कहते हैं? अधिक ऊंचे भूभाग का घनत्व कम होगा, तथा कम ऊंचे भूभाग का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो ये बात तो किसने कही? ये बात हिस्केनन ने सबसे पहले कही कि अधिक ऊंचे भूभाग जो भी होंगे उनका घनत्व कैसा होगा? कम। उनका घनत्व कैसा होगा? कम। और कम ऊंचे भूभाग होंगे उनका घनत्व कैसा होगा? अधिक। उनका घनत्व कैसा होगा? अधिक। अंडरस्टूड? मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए आपको मैटर कि ये बात कहते हैं कि ऊंचे, जो अधिक ऊंचे होते हैं वहाँ जो भूभाग होंगे उनका घनत्व तो कैसे रखते हैं? वो कम रखते हैं, और कम ऊंचे भूभाग होते हैं उनका घनत्व कैसा होता है? अधिक होता है। ठीक है, फिर एक बात और कहते हैं कि एक ही भूस्तंभ जो होता है ना, एक ही भूस्तंभ, ये भी बात कहते हैं आगे चलकर कि एक ही भूस्तंभ के ऊपर की ओर, ये समझना इस लाइन को, ये कहते हैं एक ही भूस्तंभ के ऊपर की ओर, जो एक ही भूस्तंभ मान लिया इन्होंने, एक ही भूस्तंभ को इन्होंने माना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक पर्वत का भाग लेते हैं। ठीक है, एक पर्वत का मैटर लेते हैं। अब पर्वत का मैटर लिया, मान लेते हैं ये भाग है। ठीक है, ये कोई पर्वत है, हिमालय पर्वत मान लेते हैं। ये कहते हैं इसके ऊपर का भाग जो होगा ना, ये वाला जो भाग है, ऊपर का जो भाग होगा, तो एक ही भूस्तंभ के ऊपर की ओर कम घनत्व, जबकि नीचे की ओर अधिक घनत्व पाया जाता है। जबकि नीचे की ओर अधिक घनत्व पाया
तो यहाँ तो घनत्व कैसा है, कम, ठीक है, क्योंकि ये ऊपरी भाग है, ठीक है, ऊपरी स्तंभ का ऊपरी भाग हो गया। आगे लिख लें घनत्व क्या हो जाएगा, कम। अंडरस्टूड। और ये जो भाग है आपका, ये नीचे वाला जो भाग है, यहाँ ये निचला भाग, यहाँ घनत्व क्या हो गया, अधिक। यहाँ क्या हो गया, घनत्व अधिक। अंडरस्टूड है कि ऊपरी भाग जो भी है, ऊपरी भाग किसी भी भूस्तंभ का ऊपरी भाग घनत्व कैसा है, कम, वही इनवर्सली प्रोपोर्शनेट की बात हो गई। और निचला भाग कैसा हो गया, घनत्व अधिक। सेम जो अभी हम हैफोर्ड और बोवी के मत में पढ़ने जो पढ़ा था, सेम उसी के मैटर से लिया गया है। सेम वही कॉन्सेप्ट इन्होंने भी, स्किनर ने भी वही कॉन्सेप्ट को रखा कि ऊपरी भाग वाला जो मैटर होगा वो कम घनत्व का होगा और निचला भाग वाला जो मैटर होगा उसका संबंध जो स्थापित होगा वो आपके अधिक घनत्व से संबंधित होगा। क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 3 मैटर हमने पढ़ लिए, स्किनर को पढ़ लिया अभी जस्ट, इसके पहले हमने हैफोर्ड और बोवी के मत को पढ़ा। अब देखिए हैफोर्ड और बोवी के मत का खंडन एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम है जॉली, ठीक है। जॉली ने भी एक अपना मत प्रस्तुत किया समस्थिति के संदर्भ में, और उन्होंने बात कही और उन्होंने हैफोर्ड और जॉली के मत का खंडन किया। जब हैफोर्ड और जॉली जो ये बात कहते हैं कि एक क्षतिपूर्ति तल या एक समतल तल पाया जाता है, उसका ये खंडन करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा कोई तल नहीं पाया जाता। यदि ऐसा कोई तल होगा पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भिक क्रियाओं में, तो फिर वो समूल उसका कोई मतलब नहीं होगा। वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती है जिससे वो कोई किसी प्रकार का तल नहीं होगा, वो सब समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं, जॉली। तो एक जॉली का मत भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो जॉली का मत भी हम देख लेते हैं कि जॉली ने क्या बात कही। इंपॉर्टेंट बातों पे ही हमें फोकस करना है, सारी बातें हमें एज इट इज़ नहीं ध्यान रखनी, या आपको ध्यान रखना है। जो स्पेसिफिक और जो टू दी पॉइंट वो हमें ध्यान रखना है। टू दी पॉइंट क्या बात कही गई है उसको हमें, उस पर हमें फोकस करना है। टू दी पॉइंट क्या बात कहते हैं। देखिए जॉली का मत है 1925 और ये एरी के मत से सहमत है, ध्यान रखना। जॉली ने जो मत दिया वो 1925 में दिया। और यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कि जॉली किसके मत से सहमत थे, तो ये एरी के मत से सहमत थे। एरी के मत से सहमत, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, ठीक है, पहली बात तो ये एरी के मत से सहमत हो गए। अब नेक्स्ट बात क्या है कि नेक्स्ट इनका क्या फॉर्मेशन होता है, ये क्या बात कहते हैं। देखिएगा ये क्या कहते हैं बात। सबसे पहले ये हैफोर्ड और बोवी के मत का खंडन करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। हैफोर्ड वे बोवी के मत का खंडन करते हैं और बोलते हैं कि, और बताते हैं, और बताते हैं कि भूगर्भिक भाग में क्षतिपूर्ति तल जैसा क्षतिपूर्ति तल जैसा इसको यहाँ लिख लेते हैं। भूगर्भिक भाग में क्षतिपूर्ति तल जैसा कोई भाग नहीं होता। क्षतिपूर्ति
क्षतिपूर्ति तल जैसा कोई भाग नहीं होता, तल जैसा कोई तल नहीं होता, कोई तल नहीं होता। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा जोली मानते हैं कि भूगर्भीय भाग में क्षतिपूर्ति जैसा कोई तल नहीं होता। और ये क्षतिपूर्ति तल कहाँ से आया था? आपको ध्यान हो, हैफोर्ड और बोवी और साथ ही साथ प्राट ने बात कही थी, समतोल तल की बात कही, क्षतिपूर्ति तल की बात कही। ठीक है, तो क्षतिपूर्ति तल में क्या बात कही गई थी? आपको ध्यान होना चाहिए। क्षतिपूर्ति तल में एक बात कही गई थी कि क्षतिपूर्ति तल के ऊपर, क्षतिपूर्ति तल के ऊपर घनत्व अलग तथा तल पर घनत्व कुछ और होता है, कुछ और होता है। तो क्षतिपूर्ति तल के ऊपर का जो भाग होगा वहाँ घनत्व कुछ और होगा, राइट। और इस तल पर जो घनत्व होगा वो कुछ और होगा। ये तो कहते हैं क्षतिपूर्ति तल के बारे में। तो जोली कहते हैं कि व्यवहार में ऐसा कोई निश्चित तल नहीं होता, क्योंकि भूगर्भिक क्रियाएं इसे आसानी से अव्यवस्था उत्पन्न कर सकती है और इसे नष्ट कर सकती है। तो ये कहते हैं भूगर्भिक भाग में ऐसा कोई तल नहीं हो सकता, ऐसा कोई तल नहीं हो सकता, ऐसा कोई तल नहीं हो सकता, क्योंकि भूगर्भिक क्रियाओं के कारण, क्योंकि भूगर्भिक क्रियाओं के कारण ऐसे तल को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, भूगर्भिक भाग में ऐसा कोई तल नहीं हो सकता, क्योंकि भूगर्भिक क्रियाओं से ऐसे तल को समाप्त किया जा सकता है या उसमें अव्यवस्था हो सकती है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि गहराई में जो घनत्व में परिवर्तन होता है, जो घनत्व में परिवर्तन होता है वो लगभग 10 मील की गहराई, 10 मील की गहराई में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, गहराई में जो घनत्व में परिवर्तन होता है वो लगभग 10 मील की गहराई में परिवर्तन होता रहता है। कोई फिक्स नहीं है, ये समझ लीजिए, कोई फिक्स नहीं है। परिवर्तन जो होता है वो ऑलमोस्ट 10 मील की गहराई में परिवर्तन होता है, जिसे ये एक रेखा ना मानकर एक क्षतिपूर्ति मंडल कहते हैं। ठीक है, एक रेखा नहीं मानते, एक क्षतिपूर्ति मंडल कहते हैं। तो जोली एक रेखा ना मानते हुए, जोली एक रेखा नहीं मानते उसको एक मंडल का नाम देते हैं, एक मंडल मानते हैं, एक मंडल मानते हैं। क्लियर हो गया? मतलब देखिए, प्राट महोदय का कॉन्सेप्ट देखें आप, यहाँ समझिए, प्राट का कॉन्सेप्ट देखें और हैफोर्ड का कॉन्सेप्ट देखें और बोवी का कॉन्सेप्ट देखें।
तो इन्होंने क्या बात कही कि इन्होंने कहा कि एक या तो क्षतिपूर्ति तल होता है, क्षतिपूर्ति तल की बात कही, या इन्होंने समतल तल की बात कही कि समतल तल होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि एक रेखा होती है, ठीक है, एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, उस पर आकर जो भी भूस्तंभ है वो आकर उनके जो घनत्व है सब बराबर हो जाते हैं। क्लियर हो गया। ये तो किनका मानना है, हैफोर्ड और बोवी और प्राट का मानना है। जबकि जॉली का मानना क्या है, जॉली ये कहते हैं, जॉली का मानना ये है कि एक गहराई में एक मंडल होता है जिसको ये नाम देते हैं क्षतिपूर्ति मंडल। ये मंडल होता है ना, और इस मंडल में गहराई में फिर परिवर्तन होते हैं, यानी कि एक लाइन नहीं है, इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, यहाँ परिवर्तन होता होगा। इनका कहना यह है कि यहाँ परिवर्तन होता है लेकिन उस लाइन पे कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसीलिए सिमिलरिटी बात यही है कि मंडल है, इसका मतलब आकृतियाँ अलग अलग होती होगी। तो ये एरी के मत से प्रचलित है। जो एरी के मत में हमने पढ़ा था कि जो भाग ऊंचाई में है वो उतनी गहराई में भी है, पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, तो उनकी गहराई में भी परिवर्तन है। ठीक उसी प्रकार से ये एरी के मत से भी क्या थे, ये सहमत थे। बात समझ में आ रही है। यहाँ से यहाँ तक का मैटर यही कह रहा है। और यदि हम इस तरह से चलें तो कुछ इस तरह से देखते हैं कि एरी के मत से सहमत है, हैफोर्ड और बोवी के मत से का खंडन करते हैं, भूगर्भीय भाग में क्षतिपूर्ति तल से का मैटर देते हैं कि ये इस प्रकार से ये एक्टिविटी हुई होगी। और ये कुल मिला के एरी का जो हम मैटर पढ़कर आए थे उससे बिल्कुल हूबहू ये बात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में हमने सभी के मतों को पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है कि एरी का मत क्या था, प्राट का क्या था, हैफोर्ड और बोवी का मत क्या रहा, जॉली का मत क्या रहा, हिस्केनन का मत क्या रहा, ये हमने सब पढ़ लिया है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। समस्थिति का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान संतुलन को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।